मित्रों, आपने बहुत बार सुना होगा कि अमुक व्यक्ति को अमुक दशा चल रही है। अमुक दशा के समय में उसके जीवन में अनेक तरह के अलग अलग प्रभाव आ रहे हैं। कभी वो खुशी से झूम रहा है तो कभी उसे गम की सहनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके साथ एक ऐसे विषय को साझा करने जा रहा हूं जिस पर सबका रुझान है, जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा महादशा का विचार कैसे किया जाता है और महादशा के विचार के समय ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव को कैसे समझा जाए। लघु पराशरी का एक श्लोक है, फलानी नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृणमहे दशाविंशोत्तरी चात्र ग्राह्य नष्टोत्तरी मता। यहाँ पराशर मत के अनुसार इन्होंने यहाँ पर विंशोत्तरी दशा को ही ग्रहण किया है और उसी के आधार पर मानव के जीवन में किस समय में शुभ या अशुभ समय होगा, इसका विचार किया गया है। पराशरी ग्रंथ में यह बताया गया है कि ग्रह दशा की जानकारी हमें कैसे हो। मित्रों, यहाँ पर ग्रह दशा की जानकारी के लिए नक्षत्रों के आधार पर इसका विचार किया जाता है। आप जानते हैं कुल नक्षत्रों की संख्या 27 है। इन 27 नक्षत्रों में ही किसी न किसी नक्षत्र में हर व्यक्ति का जन्म होता है। यही 27 नक्षत्र 9 ग्रहों के साथ 12 राशियों के साथ भी समाहित हैं। अर्थात सब कुछ तरह से आप ये कह सकते हैं कि 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही आप बता पाएंगे कि किस व्यक्ति के जीवन में कौन सा समय शुभ या अशुभ होगा। आज आपका मुख्य विषय है कि आप ये जानें नक्षत्र के आधार पर ग्रह दशा कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर नक्षत्र के आधार पर ग्रह दशा का विचार करने के लिए मुख्य रूप से हमें ये जानना आवश्यक है किसी व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र में हुआ। जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है उस नक्षत्र को कृत्तिका नक्षत्र से क्रमानुसार गिनते हैं। तो कृत्तिकादि नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उस संख्या में यदि 9 का भाग कर दिया जाए तो क्रमानुसार जो हमें शेष प्राप्त होता है उससे हम ये जान पाएंगे कि किस ग्रह की दशा में अमुक व्यक्ति का, अमुक जातक का जन्म हुआ। यदि 1 संख्या प्राप्त होती है तो सूर्य की महादशा, 2 संख्या प्राप्त होती है तो चंद्रमा की महादशा, 3 की संख्या प्राप्त होने पर मंगल की महादशा, 4 की संख्या प्राप्त होने पर राहु की महादशा, 5 की संख्या प्राप्त होने पर गुरु की महादशा, 6 संख्या शेष आने पर शनि की महादशा, 7 संख्या शेष आने पर बुध की महादशा, 8 संख्या शेष आने पर केतु की महादशा और 9 संख्या शेष आने पर राहु की महादशा होती है। जैसा कि आप जानते हैं दशा क्रम का विचार करते समय आ, चम, भू, रा, जी, स, बु, की, सु इसके आधार पर ग्रहों की दशा का विचार किया जाता है और प्रत्येक ग्रह की दशा का मान 10 वर्ष, 6 वर्ष, आदि के अनुसार सूर्य की महादशा का वर्ष का मान 10 वर्ष होता है, चंद्रमा की महादशा वर्ष का मान 6 वर्ष होता है
ऐसे ही मंगल, राहु और गुरु का क्रमानुसार सूर्य से यदि हम इनकी गणना करते हैं 10, 6, 7, 18, 16, 19, 17, 7 और 20 इस तरह से प्रत्येक ग्रह की दशा वर्ष का मान होता है। जन्म नक्षत्र यदि मान लिया किसी का श्रवण है तो श्रवण को कृतिका से गिनने पर वहाँ पर हमें 20 की संख्या प्राप्त होती है। यदि 20 की संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए तो जो हमें शेष प्राप्त होता है वह 2 आता है। क्रमानुसार हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर जिस ग्रह की दशा आएगी वह दशा चंद्रमा की महादशा होगी। इसके आधार पर हम दशा वर्ष का निर्णय किस ग्रह की महादशा आएगी उसका निर्णय कर लेते हैं और जिस ग्रह की दशा आएगी उसके दशा क्रम को क्रमशः सूर्य दशा से विचार करते हुए सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष के दशा वर्ष का योग यदि किया जाए तो इनका संपूर्ण मान 120 वर्ष होता है और महादशा का संपूर्ण मान 120 परम आयु वर्ष मानते हुए यही विंशोत्तरी दशा का मान माना जाता है। अब हम अंतर्दशा के साधन की भी बात यहाँ पर कर सकते हैं। जब हमें ग्रह की महादशा का ज्ञान हो जाता है तो प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा के मान का भी विचार किया जाता है। अंतर्दशा के मान का विचार करते समय पराशरी कार ने जो एक सूत्र दिया है, रव्यादीनाम दशा गुण्या त्रिभी स्वस्वदशा हता घस्रादंतर्दशा मानम विंशोत्तर शतात्मके, अर्थात सूर्य आदि ग्रहों के दशा वर्ष को 3 से गुणा करने पर ग्रहों की अंतर्दशा ध्रुवा प्राप्त होती है। उस ध्रुवा में जिस किसी ग्रह की दशा वर्ष से गुणा कर दिया जाए उसकी दिनादि अंतर्दशा का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम दशा और अंतर्दशा का विचार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सिद्धांत ग्रंथों में यह चर्चा आई है, दशा हता कार्या 10 भाग माहरेत जत लब्धम स भवेद मासम 63 निघ्नम दिनम भवेत। इसके आधार पर किसी के जीवन में आने वाली अंतर्दशा का विचार करके हम उसके जीवन में घटने वाले शुभाशुभ फल का विवेचन कर सकते हैं। यदि आपको एक बार यह पता चल जाए कि दशा का विचार कैसे किया जाता है और अंतर्दशा का विचार कैसे किया जाता है, उसके मान को हम किस तरह से निकालते हैं, तो इसके आधार पर मेष आदि लग्न में उत्पन्न जातकों की दशा फल का विचार भी आप आसानी से कर सकते हैं। किस ग्रह की महादशा के समय में कैसा शुभ या अशुभ फल का आएगा, इस विचार की चर्चा करते हुए भी हम आगे अब इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आप अगले वीडियो में ये जान पाएंगे मेष लग्न में उत्पन्न जातक के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है। धन्यवाद।